एक दिन एक लड़के की शादी बड़े धूमधाम से होती है। लोग बड़े हंसी खुशी के साथ बारात लेकर के जाते हैं, शादी करके दुल्हन को घर लेकर के आते हैं। शादी के एक दिन बाद दूल्हे की सुहाग रात होती है। जब दूल्हा अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और जब घूंघट उठा करके देखता है, तब वह दुल्हन कोई और नहीं, उसी की सगी बहन निकल जाती है। फिर जो होता है आगे आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि कहानी कैसे मोड़ लेती है। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से शुरू होती है। यह कहानी है बिहार के छपरा जिले की। यही एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम शकलपुरवा है। शकलपुरवा के रहने वाले जयराम चौधरी, जो कि कई वर्षों से अपने गांव की प्रधानी कर रहे थे, अर्थात वहां की भाषा में, बिहार की भाषा में माने तो वे उस गांव के मुखिया थे। कई वर्षों से मुखियागिरी कर रहे थे। जयराम चौधरी की पत्नी का नाम ललिता देवी था। जयराम चौधरी के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। बेटे की उम्र लगभग 10 वर्ष थी और बेटी की उम्र लगभग 4 वर्ष थी। बेटे का नाम किशन था और बेटी का नाम किरण था। पूरा परिवार बड़े हंसी खुशी से समय व्यतीत कर रहा था। बेटा किशन कक्षा 2 में पढ़ता था और बेटी किरण कभी कभी अपने भाई के साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि उसकी उम्र अभी स्कूल जाने की नहीं थी। एक दिन जयराम चौधरी की पत्नी ललिता देवी जयराम चौधरी से कहती है कि हमारा मन ददरी का मेला देखने को कर रहा है। जो बलिया में ददरी मेला लगता है उसी को देखने को मन कर रहा है। एक बार हम सबको दिखा दीजिए। अब जयराम चौधरी कहते हैं उस मेले में बड़ी भीड़ होती है, वहां जाना उचित नहीं है। चलो हम सभी को बाजार घुमा लाते हैं। जब इतनी बात ललिता देवी सुनती हैं तब वह नाराज सी हो जाती हैं। अपने पति से कहती हैं कि बड़े दिन बाद तो घूमने को मन किया और मेला देखने का मन किया और आप मना कर रहे हैं, उसमें भी आप भाव खा रहे हैं। जाइए आप ही बाजार घूम आइए, हमको बाजार नहीं जाना है। मना कर देती हैं साहब कि आप ही बाजार जाकर के घूम के आइए। अब जयराम चौधरी पत्नी को नाराज जान करके उन्हें ददरी मेला घुमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब जयराम चौधरी ललिता देवी से कहते हैं ठीक है, फटाफट दोनों बच्चों को तैयार कर खुद तैयार हो जाओ, तब तक मैं एक भाड़े की 4 व्हीलर गाड़ी मंगाता हूं। अब ललिता देवी दोनों बच्चों को तैयार कर खुद तैयार हो रही थी, तभी 4 व्हीलर गाड़ी द्वार पर आकर के रुकती है। जब जयराम चौधरी ललिता देवी को बुलाने लगते हैं। जब ही गाड़ी आकर के द्वार पर रुकती है, जयराम चौधरी अपनी पत्नी ललिता देवी को बुलाने लगते हैं। ललिता देवी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ललिता देवी साड़ी लपेटते हुए दोनों बच्चों को साथ लेकर के निकल देती हैं। तब जयराम चौधरी कहते हैं अरे पागल, पहले सही से साड़ी तो पहन लो। ललिता देवी हंसते हुए साड़ी को लपेटती हैं और बच्चों को साथ लेकर के गाड़ी में बैठ जाती हैं। इधर जयराम चौधरी भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी को लेकर के चल देता है। रास्ते में जहां कहीं उन लोगों को भूख और प्यास लगती थी तो लोग कहीं किसी मीठा के दुकान पर गाड़ी को रुकवा कर जलपान करते थे, तब आगे जाते थे। धीरे धीरे कुछ ही घंटों बाद बलिया का वह ददरी मेला आ ही जाता है। ललिता देवी बहुत खुश नजर आती थी। लगता था उन्हें मेले से बहुत सारा सामान खरीदना है। इधर जयराम चौधरी ललिता देवी को समझाते हैं कि देखना बच्चों का हाथ न छूटे पावे, मेले में बड़ी भीड़ है, मेले में बच्चों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो साथ छूटने पर बच्चे खो जाएंगे। यही बात कहते हुए जयराम चौधरी बच्चों को और पत्नी के साथ लेकर के मेले के अंदर प्रवेश करते हैं। साथ में जो ड्राइवर था वह अपने गाड़ी के पास ही रुक गया, गाड़ी में ही रुक गया, क्योंकि गाड़ी की भी देख रेख करनी थी। वहां भीड़ इतनी ज्यादा थी, हो न हो कोई गाड़ी के साथ दुर्व्यवहार कोई कर दे, इसलिए ड्राइवर उसी गाड़ी की देख रेख में वही रुका था। इधर जयराम चौधरी अपने बच्चों को मेले में घुमाने लगते हैं। कहीं जलेबियां खिलाते थे, कहीं पकौड़े खिलाते थे, कहीं बच्चों के लिए रुक रुक कर खिलौने खरीदा करते थे। बच्चे भी खिलौने पाकर बहुत खुश थे। अचानक उसी मेले में कुछ बदमाश किस्म के लड़के बंदूक से गोलियां चलाकर लोगों को डरा डरा करके महिलाओं
कि गहने छीनना आरंभ करते हैं। बदमाश किस्म के कुछ लौंडे थे और उस भीड़ में गोलियां चलाते हैं और फिर इसके बाद महिलाओं के गहने को लूटते हैं, छीनते हैं। अब गोलियों की आवाज सुनकर और उन बदमाशों को देखकर मेले में भागदौड़ मच जाती है। कोई किसी के संभार में नहीं रहता, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। उस मेले में भागम भाग लगा है। भाग दौड़ के कारण इतनी धूल उड़ रही थी कि कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इधर उसी भगदड़ में ललिता देवी के हाथ से उस छोटी बच्ची किरण का हाथ छूट जाता है। ललिता देवी खूब ढूंढने का प्रयत्न करती हैं, पर धूल इतनी अधिक थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि धूल उड़ उड़ करके उनकी आंखों में ही पड़ रहा था। अब धीरे धीरे वह बच्ची आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे वह बच्ची आगे बढ़ती चली जाती है। वह मेले के इस छोर से अब दूसरे छोर तक पहुंच गई। उसके माता पिता उसे कहीं दिखाई नहीं देते थे। वो रोती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। तब वह एक कोने में खड़ी हो जाती है और वहीं चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है। अब उस बच्ची को रोते हुए बहुत समय बीत गए। लगभग अब सूर्य भी डूब चुका था और वह बच्ची वहां पर रो रही थी। अब अंधेरा भी ढलने लगा। उस बच्ची के माता पिता खोज खोज कर बिल्कुल थक चुके थे। अब वे लोग निराश होकर के वहीं के थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट उसी थाने में जाकर के लोग दर्ज करा देते हैं। पुलिस खोजने का आश्वासन देती है और उन लोगों को घर भेज देती है। कहती है आप लोग घर जाइए, जैसे ही उस बच्ची का पता चलेगा हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। अब इधर जयराम चौधरी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रोते बिलखते घर आते हैं। इधर मेले की बात सुने जब अंधेरा हो रहा था, तभी बिहार के छपरा जिले के ही रहने वाले गंगाराम उसी मेले में अपने परिवार के साथ आए हुए थे। गंगाराम की पत्नी का नाम जया देवी था और उनके साथ उनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम था प्रतिभा। अब ज्यों ही उस मेले से अपने परिवार सहित गंगाराम घर को जा रहे थे, तब वह किरण वहीं रोती हुई दिखाई देती है, वह छोटी बच्ची। गंगाराम किरण के पास जाते हैं, पूछते हैं बेटी क्यों रो रही हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। इतना प्रश्न अचानक वह लड़की सुनती है। अब वह किरण अपना नाम तो बता देती है, पर अपने माता पिता और गांव का नाम नहीं बता पाती है, क्योंकि अभी वो बच्ची थी, छोटी थी। अब गंगाराम के दिल में दया आ जाती है। गंगाराम उस बच्ची को अपने साथ लेकर के अपने घर आते हैं। अब उसे अपनी बड़ी बेटी मानकर अपने घर में उसका लालन पालन करना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे किरण और प्रतिभा दोनों बड़ी होने लगती हैं। दोनों साथ ही साथ स्कूल जाया करती थी। दोनों देखने में बड़ी खूबसूरत थी। इधर जयराम चौधरी को धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वो अपने बच्ची को भूलते नजर आ रहे थे। लगभग अपने बच्ची को भूल चुके थे। और इधर जब दोनों बच्ची जयराम चौधरी, इधर गंगाराम की दोनों बच्ची प्रतिभा और किरण धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। अब किरण की उम्र लगभग 20 वर्ष के पार हो जाती है और इधर प्रतिभा की उम्र लगभग 19 वर्ष के पार हो जाती है। अब गंगाराम को अपनी बच्चियों के ब्याह करने की चिंता सताने लगती है कि बच्चियों का ब्याह करना है। अब किरण की शादी के लिए गंगाराम लड़का देखने के लिए अपने घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, जयराम चौधरी के घर, और उनके बेटा किशन से शादी तय कर देते हैं। जयराम चौधरी का जो एक बेटा था किशन, उसी से शादी कर देते हैं। किसका? जो लड़की खोई थी किरण, उसी से। इधर बड़ी धूमधाम से जयराम चौधरी अपने बेटे की बारात लेकर गंगाराम के घर पहुंच जाते हैं और अपने बेटे किशन की शादी संपन्न कराकर दुल्हन को लेकर के घर पर आते हैं। देखिए संजोग, कहानी कितनी अजीब मोड़ लेगी। घर के लोग बहुत खुश थे। गांव की औरत दिन भर पारा पारी दुल्हन को देखने के लिए आ रही थी। सभी लोग दुल्हन को देख करके बहुत खुश थी। अब इधर किशन और किरण की सुहाग रात दूसरे दिन
किशन और किरण की सुहाग रात होती है। किशन रात को दुल्हन के कमरे में प्रवेश करता है। दुल्हन के रूप में किरण बेड पर बैठी हुई थी। किशन जब किरण के पास पहुंचता है, धीरे धीरे किरण से उसके पढ़ाई के बारे में और उसके घर के लोगों के बारे में, उसके माता पिता के बारे में, उसके परिवार के बारे में पूछना चालू कर देता है। तब किरण रोने लगती है, कहती है मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। गंगाराम जी हमारे धर्म के पिता हैं, वे बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और जया देवी जी हमारी धर्म की माता हैं, वे हमसे बहुत प्यार करती हैं। जब किशन सुनता है गंगाराम और जया देवी किरण की धर्म की माता पिता हैं, तब चौंक पड़ता है। तब किशन कहता है कि अरे तुम कैसी बात कर रही हो, हम लोगों को तो कभी पता ही नहीं चला कि वे लोग आपके तुम्हारे धर्म के माता पिता हैं। तब किरण कहती है हाँ, वे लोग हमारे धर्म के माता पिता हैं। तब किरण रोती हुई कहती है जब मैं छोटी थी अपने भाई के साथ, अब पूरा दास्तान शुरू करती है बताना। कहती जब मैं छोटी थी तो अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ ददरी का मेला देखने के लिए गई थी। उसी मेले में हमारा साथ अपने परिवार से छूट गया, माता पिता और भाई से साथ छूट गया। तभी गंगाराम जी उसी मेले में मुझे रोते हुए देखे और हमें उठा करके अपने घर पर लाए, अपनी बेटी बना करके हमारा लालन पालन किया। जब इतनी बात किशन सुनता है, किशन रोने लगता है, कहता है अरे पागल, तू तो मेरी बहन लगती है। हमारी बहन की गाल पर बचपन में एक तिल का निशान हुआ करता था, जरा देखूं क्या तुम्हारे भी गाल पर तिल का निशान है। अब किशन तुरंत किरण का घूंघट उठा देता है। जब ही किरण का चेहरा देखता है, उसके गाल पर तिल का निशान देखता है, किशन अवाक रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। किशन दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास जाता है, अपने माता पिता से सारी बात बताता है। माता जी, पिताजी, वो दुल्हन किरण कोई और नहीं, तो हमारी बचपन की बहन है। जब इतनी बात उसके माता पिता सुनते हैं, दौड़ करके आते हैं, उस किरण को देखते हैं, उसके गाल पर तिल का भी निशान देखते हैं और सारा दस्तान पूछते हैं। किरण उन लोगों से बताने लगती है, उसके माता पिता रोने लगते हैं और अपनी बच्ची को छाती से लगा लेते हैं। इधर इस बात की सूचना गंगाराम को दिया जाता है कि साहब, ये जो लड़की जिससे शादी हुई है, ये लड़की कोई और नहीं है, हमारी ही लड़की है, जब मेले में खोई हुई थी। जब इतनी बात सुनते हैं गंगाराम तो अपने पूरे परिवार के साथ जयराम चौधरी के घर पर आते हैं। अब जयराम चौधरी उस गुमशुदगी रिपोर्ट की कॉपी रखे हुए थे, जो वहां के थाने में दर्ज कराए थे, उसकी कॉपी नकल रखे हुए थे। अब गंगाराम को दिखाते हैं, तब गंगाराम विश्वास कर जाते हैं। जब विश्वास कर जाते हैं तो कहते हैं भाई ये विवाह तो अब होने को हो गया, लेकिन ये तो इसकी बहन है, अब क्या होगा। तब गंगाराम कहते हैं साहब, हमारी एक लड़की है जिसका नाम प्रतिभा है, अब किशन की शादी प्रतिभा से होगी। गंगाराम वहीं किशन की शादी प्रतिभा से करा देते हैं। देखें संजोग, इधर प्रतिभा कभी धर्म की बहन हुआ करती थी किरण का, आज वह प्रतिभा किरण की भाभी बन जाती है और किरण प्रतिभा की ननद बन जाती है। ऐसे ही अब धीरे धीरे लोगों का समय व्यतीत हो रहा था। बस आज की कहानी इतने तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।